हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूजा दिलीपा एंड वेलकम टू माय चैनल इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग मैंने इसलिए नाम रखा है क्योंकि इस चैनल पे मैं जितने भी वीडियोस डालने वाली हूँ वो करंट अफेयर बेस्ड रिलेटेड होंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रिलेटेड टॉपिक्स होंगे एंड बहुत सारे जीके वाइज टॉपिक्स होंगे जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए काम आ सकता है। गवर्नमेंट एग्जाम्स ले लो या फिर नॉर्मल कॉलेज एग्जाम्स ले लो, मैंने सारे टॉपिक्स कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आपके सामने रखने वाली हूँ। और आपको करना क्या है तो इन सारे वीडियोस को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और इसके नोट्स बना लेने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हर एक को जानना और हर एक को उसमें इंटरेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ इंडिया में हो रही है या फिर आउटसाइड इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है वो सब कुछ बेस्ड है विद इन पॉलिटिक्स। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं जान पाओगे। मार्केट इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशंस, किसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें और मैंने जो शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है ऑन बिल्स एंड एक्ट्स उसको ज़रूर देखें और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए भी आप मुझे रेकमेंड करते रहे और मैं उस पर वीडियोज़ बनाते रहूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं एक्ट्स एंड बिल्स ऑफ 2019। उसमें फर्स्ट आता है 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्टेक्स्ट है द पार्लियामेंट पास द बिल प्रोवाइडिंग फॉर 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। अब पार्लियामेंट ने एक ऐसा बिल पास किया हुआ है जिसमें 10% तक का रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? तो गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। किनको मिलेगा? तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि पैसों से बहुत ज़्यादा वीक है या फिर फाइनेंशियल कंडीशन से वो कम है, सो उनको 10% तक का रिजर्वेशन मिलेगा। इन 10% तक के रिजर्वेशन में कौन कौन आता है? तो मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है या फिर हम लोग ओपन कास्ट है ना, बहुत सारे हैं जो इकोनॉमिकली वीक है ना, उनको ये 10% तक का रिजर्वेशन मिलने वाला है। So the quota will be over and above existing 50% reservation to scheduled caste, scheduled tribes and other backward class। और जिनको मिलेगा ये, उनका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? तो एनुअल सैलरी 8 लाख से कम होना चाहिए। एक साल की जो सैलरी है वो 8 लाख से भी कम होनी चाहिए। उनके पास 5 एकड़ से कम तक का लैंड होना चाहिए। दोस्तों, ये है फर्स्ट बिल हमारा जो कि पास होके आया हुआ है फ्रॉम लोकसभा। नेक्स्ट देखेंगे दैट इज़ फ्रीडम ऑफ लिटरेचर बिल। ये बिल क्या कहता है कि जितने भी आउटडेटेड प्रोसीजर है हमारे, जितने भी हम लोग पहले फॉलो करते आए थे कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, सच एज दी एंटी ब्लास्फेमी। एंटी ब्लास्फेमी का मतलब ये होता है कि हम लोग अगर रिलीजन के नाम पे किसी का हम लोग इंसल्ट कर दे तो वो एक क्राइम होगा, वो उसके लिए हमें कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगी, तो वो निकाल दिया है। एंड ऑब्सेंटिटीज़ लॉज, ऑब्सेंटिटीज़ लॉज जो एकदम इमोरल है, जो कुछ मोरालिटी ही नहीं दिखाते हैं, सो ये बिल उनको निकालने की बात करता है। एंड बिल सीक्स द ओमिशन ऑफ सेक्शन 295A, और ये कहता है कि 295A सेक्शन जो है एंड 298 IPC, इन दोनों का डिलीशन हो जाना चाहिए, जो कि पनिश करता है ऐसे चीज़ों को जो रिलीजियस थे फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, जो कि गलत है। अभी के मॉडर्न ज़माने में रिलीजियस फीलिंग्स के ऊपर कोई ऐसा रूल नहीं बनना चाहिए कि किसी ने हर्ट कर दिया तो उसको सज़ा मिलेगी ना। ऑल दैट, ऑल आर इक्वल और रिलीजन्स आर इक्वल। सो हमें इस फीलिंग के साथ चलना चाहिए। सो इट फर्दर सीक्स टू अमेंड द प्रोविजंस डीलिंग विद ऑब्स्टेंटिटी इन सेक्शन 292। जो सेक्शन 292 में ऑब्स्टेंटिटी से बने गए हैं कुछ प्रोसीजर्स, उसको अमेंड करने का ये कहता है। ऑब्स्टेंटिटी मतलब इमोरल थिंग्स, जिनमें कोई मोरालिटी नहीं, कुछ भी सीखने लायक कोई चीज़ नहीं है, सो वो उसके बारे में बात करता है। और वो अमेंड करेगा सेक्शन 95 एंड 96 ऑफ द CRPC। अगर ये बिल एक्ट बन के आ जाता है, तो ये सब कुछ एक रेगुलर इम्पॉर्टेंट जैसा फॉलो होगा। एक इम्पॉर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन या फिर कंपलसरी लॉ जैसा हम पे ये लागू हो जाएगा। ये अभी लोकसभा राज्यसभा से पास होके आ चुका है। नेक्स्ट इज ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इट वॉज promulgated on September 23rd, 1918 during the Indira Gandhi government, and its purpose is to provide for preventive detention in certain cases and for matters connected therewith। अब ये रूल जो है ये इंदिरा गांधी के टाइम से आया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसा प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि बिना कोई प्रूफ के हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, कोई हमें नज़रबंद नहीं कर सकता।
सो इसके प्रोवाइडेशन के लिए ये रूल आया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सो इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं, एक्टिंग इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया, द रिलेशन ऑफ इंडिया विद फॉरेन पावर्स और द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये 3 चीज़ों की ये बात करता है। सेकेंड है रेगुलेटिंग कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेनर इन इंडिया और विद अ व्यू टू मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर हिज एक्सप्लोशन फ्रॉम इंडिया। और ये कंटिन्यूड प्रेजेंस की बात करता है एक फॉरेनर की इंडिया में, जो किसी व्यू से आया हुआ है कि कुछ अरेंजमेंट्स उनको करना है एंड ऑल दैट। सो थर्ड इज टू प्रिजर्व सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर और प्रिवेंट डिस्ट्रप्शन टू असेंशियल सर्विसेज एंड सप्लाईज। और ये रूल सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को भी बचा के रखता है, पब्लिक ऑर्डर को भी बचा के रखता है और प्रिवेंटिव डिस्ट्रप्शन लेते रहता है टू असेंशियल सर्विसेज एंड सप्लाईज। मतलब इन चीज़ों में वो कभी कमी नहीं आने देता है, इन सब चीज़ों में वो ध्यान से देख रहा है। डिटेंशन उन्होंने कहा गया है कि डिटेंशन रिपोर्ट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। जब भी अगर किसी पे अगर मुझे शक है कि ये हमारे इंडिया के लिए, हमारे स्टेट के लिए डेंजरस है, तो सबसे पहले मुझे वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा, या फिर पुलिस को शक है, किसी बड़े बड़े ऑफिसर्स को अगर किसी पे शक है तो उनको स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा अलॉन्ग विद द ग्राउंड्स, किस बेस पे आपको उस पर शक है वो भी बताना होगा। और मैक्सिमम पीरियड किसी इंसान को अगर हम डिटेंशन में रख सकते हैं तो वो 12 डेज़ का होगा, अनलेस अप्रूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। बाद में वो स्टेट गवर्नमेंट्स बताएंगी कि ये डिटेंशन पीरियड कब तक का हम लोग खींच सकते हैं। सो ये हो गया हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो अभी लागू हो गया है। Next is Public Safety Act. National Conference leader announced to withdraw Jammu and Kashmir Public Safety Act if his party returns to power. अब नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर ने क्या कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो वापस रिटेन किया जाए अगर उसकी पार्टी वापस पावर में आती है तो। उसके बारे में कहा जाता है कि डिटेंशन ऑर्डर अंडर द PSA दैट इज़ पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी इज इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये जो डिटेंशन ऑर्डर है ये अंडर डीएम के अंडर हुआ है, कंसर्न आफ्टर पुलिस रिकमेंडेशन। ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है टू डिटेन अ पर्सन विदाउट ट्रायल और अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months। ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ओके, ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ है एक्चुअली। सो ये गवर्नमेंट को ये परमिशन देता है कि वो किसी भी पर्सन को अंडर नज़रबंद के अंदर रख सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months, मतलब 3 महीने से 6 months तक वो किसी भी एक इंसान को जिस पे हमें शक है उसको नज़रबंद रख सकते हैं विदाउट एनी प्रूफ। So the act was first promulgated in 1978 by the Sheikh Abdullah government as an administrative detention aimed at keeping टिम्बर स्मगलर्स आउट ऑफ सर्कुलेशन। ये एक्ट जो है सबसे पहले 1978 में आया था जब शेख अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन के लिए उन्होंने स्मगलर्स को जो है डिटेंशन में रखा था। सो अकॉर्डिंग टू द 2010 एमनेस्टी रिपोर्ट, अ लॉलेस लॉ डिटेंशन अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, एटलीस्ट 10,000 to 20,000 people have been detained under this preventive detention लॉ सिंस इट वॉज एनेक्टेड इन 1970s। 1970 से जब से ये लॉ आया हुआ है तब से लेकर अब तक 10 से 20 हज़ार से ज़्यादा लोगों को डिटेंशन के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट इज़ उसी के बारे में अमेंडमेंट्स देखेंगे। अमेंडमेंट है तो मिनिमम एज जो पहले 18 ईयर्स का था अभी ये हो गया है 16 to 18 ईयर्स तक का, कि अगर पर्सन 16 to 18 में भी होगा तो उसको भी डिटेंशन के अंदर रखा जा सकता है। सो रिड्यूसिंग द मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड फ्रॉम 1 year to 3 months। जो पहले मैक्सिमम पीरियड था डिटेंशन पीरियड का 1 year, उसको अभी 3 months कर दिया है। इन केस ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर, अगर पब्लिक को कोई नुकसान पहुंचने वाला है तो उस इंसान को 3 महीने के लिए नज़रबंद रखा जाएगा एंड फ्रॉम 2 years to 6 months। पहले 2 साल था, अभी 6 month कर दिया। इन द केस इज वेयर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज इन्वॉल्व्ड। सो दोस्तों ये हो गया हमारा पब्लिक सेफ्टी एक्ट। नेक्स्ट देखेंगे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट दैट डॉक्यूमेंट्स लिंक्ड टू द राफेल फाइटर जेट डील वर स्टोलन फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड दैट न्यूज़पेपर्स दैट पब्लिश दिस फाइल्स में हैव वायलेटेड द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को, जो डॉक्यूमेंट्स राफेल फाइटर जेट डील से रिलेटेड थे वो चुराए गए हैं। ठीक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बताया कि राफेल फाइटर जेट डील जो हुआ था उसके पेपर्स चोरी हो गए थे, बट कहाँ से चोरी हो गए थे? तो डिफेंस मिनिस्ट्री से। और न्यूज़पेपर्स वालों ने वही फाइल्स जो है
वही फाइल्स पेपर में पब्लिश करके वायलेट किया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। वायलेट किया मतलब उन्होंने उसके अगेंस्ट गए हैं, उसका उल्लंघन किया हुआ है, तो अभी उनको पनिशमेंट तो मिलेगा ज़रूर। सो दैट इज़ बैकग्राउंड। देखते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसका रूट है इन द ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया। ये ब्रिटिश टाइम से चलते आ रहा है। द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 14 of 1889 brought in at a time when a large number of powerful newspapers had emerged in several languages across India। ये 1889 की बात है जब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आए थे अलग अलग लैंग्वेजेस में अक्रॉस इंडिया, तब का ये एक्ट बना हुआ है। ये क्या कहता है? द सीक्रेसी लॉ ब्रॉडली डील्स विद टू एस्पेक्ट्स, स्पाइंग और स्पियोनेज, बट इज डेल्ट विद इन सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंगली अगर किसी भी न्यूज़पेपर ने गवर्नमेंट के किसी भी सीक्रेट एक्ट को न्यूज़पेपर में दिखाया या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखा दी जो खुफिया रहनी चाहिए, छुपी हुई रहनी चाहिए, जो बाहर कभी नहीं आनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो अगर न्यूज़पेपर वालों ने दिखा दी, जैसे डिफेंस के डील्स हो गए, डिफेंस में क्या क्या हो रहा है वो सब डील हो गया, अगर वो बाहर निकल के आ गए किसी न्यूज़पेपर से या फिर किसी इंसान से, तो उसको जेल हो सकती है अप टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 14 ईयर्स, और बाकी सब केसेस में 3 सालों तक। सो आप बाकी सब इन्फॉर्मेशन वीडियो पॉज करके इन्फॉर्मेशन ठीक से देख सकते हैं, इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट पॉइंट्स आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं। नेक्स्ट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बिल है 2019 का, द राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019, जो अमेंड करता है इन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। जो 2005 में जो बिल आया था उसमें चेंजेस लाता है। जो ये जो बिल है 2019 का वो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये लोकसभा से ही पास होके निकला है, ये अब तक एक्ट नहीं बना है। सो इसके टर्म क्या है देखते हैं। The Chief Information Commissioner and Chief Information Commissioner and Information Commissioner at the central and state level will hold office for a term of 5 years। इसके अकॉर्डिंगली क्या है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और जो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा, 5 ईयर्स का। ये 2005 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। और अभी का जो बिल है वो क्या मांग करता है कि द बिल रिमूव्स दिस प्रोविजन एंड स्टेट्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द CIC एंड ICs। ये बिल ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि टर्म ऑफ ऑफिस कितना होना चाहिए। ये 5 ईयर्स था कब, जब 2005 में ये एक्ट बन के आया था, तब ये था कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल का होगा। बट ये बिल क्या करता है, ये प्रोविज़न को रिमूव करता है और कहता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा। सेकेंड, ये क्या करता है, तो क्वांटम ऑफ सैलरी। जो सैलरी CIC और ICs को दी जाती थी सेंट्रल लेवल पे, वो किसके इक्वलेंट में थी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जितनी सैलरी रहती है उतनी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रहेगी, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर को सैलरी जो जितनी रहेगी उसको वैसी ही सैलरी दी जाएगी जैसी इलेक्शन कमिश्नर की होती है। तो ऐसे इक्विवेलेंस में सैलरी रखी गई थी दोनों लोगों की। सो ये बिल क्या कहता है, ये प्रोविज़न भी रिमूव कर देता है। ये कहता है कि सेंट्रल और स्टेट CIC एंड ICs को जो भी सैलरी मिलेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। सो ये पहले के जो 2005 के रूल्स है वो रिमूव करता है और ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितनी सैलरी उनकी रहनी चाहिए। पहले क्या थी दोस्तों, पहले वही सैलरी थी सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी जितनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को मिली जाती थी, उतनी ही सैलरी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मिलती थी। बट अभी ये बिल क्या कहता है कि ये रिमूव करने के लिए बोलता है एंड ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनकी सैलरी कितने रहेगी। नेक्स्ट इज डिडक्शन इन सैलरी। ये एक्ट क्या कहता था, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ CIC and ICs एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, इफ दे आर रिसीविंग पेंशन और एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विस, their salaries will be reduced by an amount equal to the pension। पहले वाला एक्ट क्या कहता था, जब भी वो एक अपॉइंट होकर आ रहे हैं एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल पे, अगर उनको पहले कोई पेंशन मिलती थी या फिर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते थे, पहले गवर्नमेंट जो उन्होंने सर्विस की रहेगी उसका कुछ उनको अगर बेनिफिट्स मिल रहा होगा तो उनकी सैलरी से वो डिडक्ट मतलब कट करके उनको सैलरी मिलता था। बट ये बिल जो है ये प्रोविजंस को रिमूव करती है।
सो ये बिल हो गया। नेक्स्ट आ गया ट्रिपल तलाक बिल। ये भी बहुत हिट गया था, 2017 में लोकसभा में पास हुआ था। अगेन इन 2019 ये लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, बस इसको अभी एसेंट मिलना बाकी है प्रेसिडेंट से। सो इस बिल के अकॉर्डिंगली क्या है देखते हैं। तो प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक इज वॉइड एंड इलीगल। अभी जो भी प्रैक्टिस होगा ट्रिपल तलाक का उसको वॉइड और इलीगल माना जाएगा। इलीगल मतलब ये बिल्कुल भी लीगल नहीं रहेगा, इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा अगर जो भी कहीं भी ये ट्रिपल तलाक फॉलो कर रहा है। ट्रिपल तलाक का मतलब क्या होता है कि 3 बार तलाक बोल दोगे तो तलाक हो जाता था। सो दैट इज ट्रिपल तलाक। उसको एक वर्ड और इलीगल माना गया है। एन ऑफेंस पनिशेबल, अगर किसी ने कहीं किया तो उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल की, और पेनल्टी होगी वो अलग से। और जो मैरिड वुमेन रहेगी उसको अलग से सब्सिस्टेंस मिलेगा, और जो भी डिपेंडेंट चिल्ड्रन रहेंगे उसको मैरिड वुमन के पास ही रखा जाएगा। सो वुमन को कस्टडी मिलेगी ऑफ माइनर चिल्ड्रन, और उसको सब्सिस्टेंस भी मिल सकता है, प्रॉपर्टी के हिस्से जो भी उसके नाम पे होंगे नॉल सब, या फिर उसका शेयरिंग मिल सकता है ट्रिपल तलाक बिल के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट देखते हैं आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट्स। द पार्लियामेंट पास आधार एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल्स 2019। ये क्या अलाउ करता है? इट अलाउज वॉलंटरी यूज ऑफ आधार और एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर यूजर्स टू ओपन बैंक अकाउंट्स एंड गेट मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस। अब मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस, किसी नए बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमें आधार का ही यूज़ करना है एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ये बिल ये कहता है कि आधार का ही यूज़ होना चाहिए एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। हमें अगर बैंक ओपन करना है, अगर मोबाइल फ़ोन कनेक्शन कोई नया लेना है तो आधार कार्ड का ही यूज़ करना है एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ये बिल प्रपोज करता है गिविंग अ चाइल्ड एन ऑप्शन टू एग्जिट फ्रॉम द बायोमेट्रिक ID प्रोग्राम अटेंडिंग 18 ईयर्स ऑफ एज। अभी ऐसा रूल है कि 18 ईयर्स ऑफ एज पे आते ही हमें अपना आधार कार्ड बदलना, मतलब अपडेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट ये बिल एग्जिट करता है, चाइल्ड को एक ऑप्शन देता है, वो अपडेट कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। सो इट कंपलसरी नहीं करता। सो इट प्रोवाइड्स फॉर अ वॉलंटरी यूज़ ऑफ आधार नंबर इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय ऑथेंटिकेशन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द कंसर्न ऑफ आधार नंबर होल्डर। आधार नंबर को यूज़ करना ये कंपलसरी कर देता है, फिजिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो, ठीक है। और या फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ आधार नंबर होल्डर। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ आधार नंबर फॉर KYC ऑथेंटिकेशन। अगर हमें कहीं इन्वेस्ट करना है किसी मार्केट में, सो जब वो हम फॉर्म भरते हैं तो यूज़ ऑफ आधार कंपलसरी हो जाएगा अंडर द टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। नेक्स्ट देखते हैं इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। अब रिवर वाटर डिस्प्यूट क्या होते हैं? जैसे 2 स्टेट हो गए, वहाँ से कोई नदी बह रही है तो दोनों स्टेट्स में भी झगड़े होने लगते हैं कि किसको ज़्यादा पानी मिलेगा, किसको कम मिलेगा, या फिर किसी स्टेट को चाहिए रहता है कि वो उसी स्टेट को पानी मिले, क्या दूसरे स्टेट को नहीं मिले, तो इसीलिए वाटर डिस्प्यूट हो जाता है। रिवर वाटर डिस्प्यूट कॉमन है, अभी तक के बहुत सारे हो चुके हैं। आप वीडियो पॉज करके ये सब देख सकते हैं जो अभी तक के बड़े बड़े वाटर डिस्प्यूट हो गए हैं, उसका मैंने एक चार्ट रखा हुआ है। सो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 में पास हुआ है। देखते हैं उसके बारे में। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, इसके अकॉर्डिंगली एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी रहेगी जो झगड़े सुलझाएगी। अंडर द बिल व्हेन अ स्टेट पुट्स इन अ रिक्वेस्ट रिगार्डिंग एनी वाटर डिस्प्यूट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेटअप अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। जब भी कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी कि इस रिवर को लेके झगड़े हो रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, तो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बैठाएगी जो कि इस डिस्प्यूट को एमिकेबली रिजॉल्व करेगी, फटाफट ट्राई करेगी कि ये सॉल्व हो जाए। DRC में एक चेयरपर्सन रहेगा, एक्सपर्ट्स रहेंगे जिनके पास 15 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उनके रेलेवेंट सेक्टर्स में, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। इट विल कंप्राइज ऑफ ओनली 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट। हर एक स्टेट, जितने भी स्टेट में से डिस्प्यूट चल रहा है वहाँ से एक मेंबर को अपॉइंट करेगी ताकि वो अपने स्टेट का पूरा इन्फॉर्मेशन दे सके एट अ जॉइंट सेकेंडरी लेवल और पार्टी टू द डिस्प्यूट टू बी नॉमिनेटेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी जो भी जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे उनको। सो DRC विल सीक टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन विद इन 1 ईयर। अब DRC को जो है अपना रिपोर्ट 1 साल के अंदर अंदर ही पास करना है।
1 साल के अंदर अगर पास नहीं होता है तो उसको 6 महीने तक का एक्सटेंशन दिया जाता है। अगर उसमें भी ये अपना कोई भी सोल्यूशन लेकर नहीं आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बुलाना पड़ता है। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ओके। सच रेफरल मस्ट बी मेड विद इन 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स में ही करना चाहिए। जैसे ही डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया कि वो नहीं डिस्प्यूट सॉल्व कर पाए, तो विद इन 3 मंथ्स सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बिठाएगी। अब ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, एक ट्रिब्यूनल बैठती है, राउंड अप में लोग बैठते हैं, डिस्कशन होता है और सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। सो ये ट्रिब्यूनल क्या होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट अप एन इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल फॉर द एजुडिकेशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट। दिस ट्रिब्यूनल कैन हैव मल्टीपल बेंचेस। इस ट्रिब्यूनल के अलग अलग बेंचेस हो सकते हैं, अलग अलग हम लोग बोल सकते हैं ब्रांचेस हो सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स वो लोग बना के डिसीजन ले सकते हैं। ऑल एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल्स विल बी डिजॉल्व। पहले जितने भी ट्रिब्यूनल्स थे वो सारे डिजॉल्व कर दिए जाएंगे। द वाटर डिस्प्यूट पेंडिंग एजुडिकेशन बिफोर सच एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द न्यू ट्रिब्यूनल। और जो नया ट्रिब्यूनल बैठेगा उनके पास सारे केसेस आ जाएंगे। तो इनका टाइम फ्रेम देखते हैं। टाइम फ्रेम तो उनको 2 साल का मिलता है, बट 1 साल तक उनको एक्सटेंड करके मिलता है, तो उनको टोटल मिलते हैं 3 साल इस केस को सॉल्व करने के लिए। सो डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल अंडर द एक्ट, द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल मस्ट बी रीपब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। जो भी डिसीजन आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देगी ताकि सारे लोग देखें। दिस डिसीजन हैज़ द सेम फोर्स एज दैट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वैसे ही इस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, मतलब इक्वल इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। हम लोगों ने तो लास्ट ईयर देख ही लिया है कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये हमारे 2 यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं। सो उनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है बिल जिसमें जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जहाँ पे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज बाइफरकेटेड इन 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो यूनियन टेरिटरी जो है हमारा जम्मू कश्मीर, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों रहेगी, जबकि वो यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब आप जानते ही होंगे दोस्तों, वहाँ पे सेंट्रल पावर चलता है, सेंट्रल रूल वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। फिर भी अगर यूटीज़ को अपने खुद के लेजिस्लेटिव असेंबली सेटअप करने हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया पुडुचेरी, जहाँ पे खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका। दिल्ली हो गया, ठीक है, जबकि वो यूनियन टेरिटरी है फिर भी वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली उन्होंने सेटअप किया हुआ है। बट इट्स ओके। रूल के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो भी यूटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239A कोई भी अगर यूनियन टेरिटरी अपने खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली सेटअप कर रहा है तो वो अंडर गाइडेंस रहेगी एडमिनिस्ट्रेटर। एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, उसके अंडर गाइडेंस रहेगी लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब उसको टोटली फ्रीडम पावर्स नहीं मिलेंगे जैसे बाकी सारे स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली को मिलते हैं, ठीक है। दिस अलाउज टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू फंक्शन एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर द सेड आर्टिकल। इन दिस केस इट विल बी ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर का, उसके अंडर आएगी ये लेजिस्लेटिव असेंबली। बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर क्या है तो यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी है इसलिए वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी रही तो वो अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर काम करेगी। किसी किसी केसेस में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं रहते बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी मर्जी उनको क्या रखना है। नेक्स्ट इज डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ फॉलोइंग द बाइफर्केशन में बी डिटरमिन्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, अभी इनका इलेक्शन प्रोसेस और ऑल सब देखेंगे। एक्ट अबॉलिशेस द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट क्या कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग अबॉलिश करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या होता है, राज्यसभा, राज्यसभा। सो उसको ये अबॉलिश करता है। वो कहते हैं कि सिर्फ राज्यसभा लोकसभा होना चाहिए। द हाई कोर्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी कॉमन हाई कोर्ट ऑफ द 2 यूनियन टेरिटरीज। जो हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर में है वो एक कॉमन हाई कोर्ट रहेगा दोनों के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी और लद्दाख के लिए भी। नेक्स्ट देखते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मतलब ये होता है
कि 18 साल से नीचे जितने भी बच्चे रहेंगे जिन्होंने हीनियस क्राइम किया रहेगा, हीनियस का मतलब होता है वेरी डेंजरस क्राइम, जैसे मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, बड़े बड़े जो क्राइम्स 18 साल के नीचे वाले बच्चों ने किया रहता है उनको जुवेनाइल माना जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में अमेंड होकर आया था जब निर्भया केस आया था 2012 में। उसके बाद ये लॉ को अमेंड किया गया और अमेंड करने के बाद उसका एज लिमिट चेंज हो गया टू 16 to 18। इस लॉ के अकॉर्डिंगली जो 16 to 18 ईयर्स के बीच में जितने बच्चे रहेंगे जिन्होंने हीनियस क्राइम किया रहेगा उनको एज अ अडल्ट ट्रीट किया जाएगा और एज अ अडल्ट ट्रीट करते हुए उनको सेम इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, सेम जेल और सेम सज़ा मिलेगी जैसे अडल्ट को मिलती है। सो नो चाइल्ड कैन बी अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी। चाइल्ड किसको माना जाएगा दोस्तों? तो 16 साल के नीचे वाले बच्चों को, 16 से 18 साल के बच्चों को भी अडल्ट ही माना जाएगा अगर उन्होंने कोई हीनियस क्राइम किया रहेगा तो। और बाकी 16 से जो नीचे वाले बच्चे रहेंगे उनको कोई भी डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगा। और ये कहता है कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अब कोई भी चाइल्ड है, समझो 16 साल के नीचे वाला कोई बच्चा है जिनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो उनको उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सेटअप किए जाते हैं जहाँ पे इन ईच डिस्ट्रिक्ट विद अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड 2 सोशल वर्कर्स, 2 सोशल वर्कर रहते हैं उसमें और एक वुमेन रहती है जो कि इन बच्चों का ख्याल रखेंगे, उनको केयर एंड प्रोटेक्शन देके जो भी है। चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ भी सेटअप की जाती है हर एक डिस्ट्रिक्ट में विद अ चेयरपर्सन एंड 4 अदर मेंबर्स जिनके पास एक्सपीरियंस होगा चिल्ड्रन से कैसे डील किया जाता है और इनको अबेंडन चाइल्ड माना जाए कि नहीं, इनको केयर होम्स में भेजे या नहीं, अडॉप्शन या फिर फॉस्टर केयर, तो वो सब वो लोग खुद डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सबसे बड़ा तूफान मचा देने वाला एक्ट जो कि आया था 2019 दिसंबर में, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। The act seeks to amend the Citizenship Act 1955 to make Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian illegal migrants from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan eligible for citizen of India। ये एक्ट क्या करता है? जितने भी लोग हैं जो इन 3 कंट्रीज से आए हुए हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसमें से नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी जिसमें कोई भी मुस्लिम नहीं बट बाकी के सारे जितने भी हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, ये इनके सारे जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दी जाएगी। ठीक है, और उसके लिए उनको इंडिया में 11 साल पहले रहना पड़ता था, अभी 5 ही साल रहना पड़ेगा और बाकी सारे कंडीशंस भी एप्लीकेबल होनी चाहिए कि इन 6 रिलीजन से ही वो लोग रहने चाहिए जिनको सिटीजनशिप मिलेगा इंडिया का। सो जो उनका कट ऑफ डेट है वो है 31 दिसंबर 2014। मतलब इसके पहले वो लोग अगर इंडिया में आए हुए होंगे या फिर इंडिया में इलीगल माइग्रेंट जैसे रह रहे हैं तो उनको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दिया जाएगा। सो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और फिर एक बार अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, फीडबैक्स होंगे, सजेशन होंगे, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।